दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या बताने वाले हैं और क्या समझाने वाले हैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, बेहतरीन तरीके से बताएंगे। अगर आप 2024 बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं ना, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चल जाएगा। और यहां पर देखिए मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है, मतलब 2022 में जितने भी मॉडल पेपर आए थे सारे मॉडल पेपर का सलूशन आपको करवाया जा रहा है एकदम बेहतरीन तरीके से, वो भी बोर्ड की कॉपी पर। ये आपकी बोर्ड की कॉपी है, इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपी है। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप पिछले वाले सारे वीडियोस की मॉडल पेपर को पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे 2022 का है सेट नंबर 5 हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं 347 GL। ठीक है, 347 GL। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। चलिए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कौन कौन से आने वाले हैं, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। 2022 का सेट है आपका, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का देखेंगे, जिसमें आपको 6 प्रश्न मिलेंगे और 6 प्रश्न जो होंगे वो बहुविकल्पी होंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या है, रसायन विज्ञान का। ठीक है, तो कक्षा 12 का है ये आपका सेट। ठीक है, स्टाइकियोमेट्री दोष का उदाहरण कौन सा है? धातु आधिक्य दोष, फ्रेंकेल दोष, अशुद्धता दोष या धातु न्यूनता दोष। आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंकेल दोष। क्या हो जाएगा, फ्रेंकेल दोष। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो शुद्ध जल की मोलरता का मान कितना होता है? तो शुद्ध जल की जो मोलरता का मान होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो 55.6 मोल होता है। कितना होता है, 55.6 मोल आपका होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए एक प्रारंभिक सांद्रण तथा T समय बाद सांद्रण A है, तो निम्न में से शुद्ध व्यंजक कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, A बराबर A0 e की पावर KT, A0 बराबर A e की पावर माइनस KT, A बराबर A0 e की पावर माइनस KT, A स्क्वायर बराबर A0 e की पावर KT। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे तो आप लोग आंसर छाप लीजिए, लिख लीजिए मेरे रसगुल्लो। क्या हो जाएगा, A बराबर A0 e की पावर माइनस KT। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बेंज़ेल्डिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराने पर प्राप्त होता है। जो बेंज़ेल्डिहाइड है, बेंज़ेल्डिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अगर हम नाइट्रीकरण कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 नाइट्रोबेंज़ल्डिहाइड, P नाइट्रोबेंज़ल्डिहाइड, M नाइट्रोबेंज़ल्डिहाइड या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, M नाइट्रोबेंज़ल्डिहाइड। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्राथमिक अमीनों के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया कौन सी है? तो प्राथमिक अमीनों के जो परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया है कौन कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, 4 अभिक्रियाएं आपकी दे रखी हैं, कौन सी अभिक्रिया सही होगी उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, पहला क्या है, गाटरमान अभिक्रिया, दूसरा कार्बिल अमीन अभिक्रिया, तीसरा सेंडमायर अभिक्रिया, चौथा डाइएज़ोकरण। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कार्बिल अमीन की अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, कार्बिल अमीन की अभिक्रिया। ठीक है, चलिए, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको इसमें भी दिख रहा है, माल्टोस, फ्रक्टोस, लैक्टोस, सेलुलोस। तो आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 के क की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। वाष्प, पहला क्वेश्चन देखेंगे, 2 का क देखेंगे। अब देखेंगे आपका अति लघुत्तरी प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको 2 नंबर मिल दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चारों का आंसर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है? इससे राउल्ट के नियम को व्यक्त करने वाले सूत्र का निर्धारण कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको देखेंगे हमने बहुत बार करवा रखा है, तो आप पिछले मॉडल पेपर का जवाब पढ़ कर आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस एक पारदर्शी शीशे की तरह दिखेंगे। कैसे कि पिछले में हमने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, 2 के ख की बात करेंगे, बिंदु दोष का पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पर? बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको बताना है। ठीक है, तो बिंदु दोष होता क्या है, ध्यान दीजिएगा।
ध्यान दीजिएगा, एक क्रिस्टलीय पदार्थ है। मान लीजिए कोई हमारा क्या है, क्रिस्टलीय पदार्थ है। क्रिस्टलीय का मतलब वो विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों यानी कि अणुओं, परमाणुओं, आयनों से मिलकर बना होता है। उसमें एक क्रिस्टल संरचना होती है। जैसे आप एक मकान को बनाते हैं तो उसमें क्या क्या लगता है, ईंट लगता है, सीमेंट लगता है, बालू लगता है, सारी चीज़ों को मिलाकर के आप घर को बनाते हैं। उसी तरीके से किसी पदार्थ को बनने में उसमें उसके क्रिस्टल के रूप में उसके पदार्थ होते हैं, उसके अणु होते हैं, उसके परमाणु होते हैं, उसके आयन होते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन दोष कहलाता है। मतलब जैसे आप घर बना लिए तो किसी दीवार में से अगर आप एक ईंट निकाल लेंगे तो उसमें एक दोष आ जाएगा। तो उसी तरीके से इसमें भी होता है। अगर कोई पदार्थ है, उसका क्रिस्टलीय संरचना है, अगर उसका एक अणु या आयन निकल जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ठोसों में बिंदु दोष 3 प्रकार का होता है। पहला स्टाइकियोमेट्री दोष, दूसरा अशुद्धता दोष, तीसरा नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। ये दोष क्या होते हैं हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताएंगे जब आप इसका चैप्टर पढ़ेंगे तब। ठोस अवस्था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। इसमें निरूपित कीजिए, ध्यान दीजिएगा। ZN ये सॉलिड है, CO2 प्लस 0.1 मोल, ठीक है। ये CO ठोस होगा, ZN2 प्लस 0.01 मोल, ठीक है। ई सेल का परिकलन भी कीजिए यदि E0 सेल बराबर 0.48 वोल्ट, ठीक है, आपके लिए हो तो। चलिए अब यहाँ पर निकालते हैं। ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात है, यहाँ पर ज्ञात है सेल की अभिक्रिया। जो सेल की अभिक्रिया है क्या है, ये ZN क्या है, सॉलिड है, प्लस CO2 प्लस 0.1 मोल। यहाँ पर क्या करेंगे, CO सॉलिड प्लस ZN डबल प्लस 0.01 मोल, ठीक है। तो E0 सेल बराबर क्या हो जाएगा, 0.48 वोल्ट, ठीक है। तो E सेल बराबर क्या हो जाएगा, E0 सेल माइनस 0.0591/2 लॉग ZN2 प्लस अपान CO2 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.48 माइनस 0.0295 लॉग 0.01/0.1, ठीक है। 0.48 माइनस 0.0295 लॉग 10 की पावर -1, ठीक है। 0.48 प्लस 0.0295 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 0.5095 वोल्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। 2 के घ की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते हैं। कोलाइडी विलयन तो मस्ट है, क्योंकि इससे लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, बहुविकल्पी सभी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या है, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव इसमें पूछता है, कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव क्या है। तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के फलस्वरूप, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, कोलाइडी कण है, उसके प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब जैसे प्रकाशों का फैलना, प्रकाश का क्या होना, फैलना एक तरीके से, ठीक है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन मतलब किसी अपने मार्ग से मुड़ना एक तरीके से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के फलस्वरूप टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या होता है, टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। कोलाइडी कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होती है। जो कोलाइडी कण होता है उसका आकार होता है, ठीक है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होता है। अतः जब इन पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तब ये ऊर्जा अवशोषित कर स्वयं दीप्त हो जाती है। मतलब ये ऊर्जा को अवशोषित करेंगी और अपने आप को प्रकाशमान यानी प्रकाशयान कर लेंगी, प्रकाशित हो जाएंगी, अपने आप को प्रकाशित कर लेंगी, ठीक है। इस प्रकार नीले रंग का शंकु दिखता है, ठीक है, जिसे टिंडल शंकु कहते हैं तथा यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर प्रकाश स्रोत हो जाएगा, ठीक है। कोलाइडी विलयन है, ये सूक्ष्मदर्शी है आपका, ठीक है। तो टिंडल प्रभाव प्रदीप्त शंकु, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। 3 के क की बात करेंगे, आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसमें किसमें, आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आयनिक ठोस क्या है, आयनिक ठोसों के अवयवी कण आयन होते हैं। जो आयनिक ठोस के अवयवी कण है ना, वो आयन होते हैं। ऐसे ठोसों का निर्माण धन आयनों और ऋण आयनों के त्रिविमीय विन्यासों में प्रबल कुलामी बलों से बंधने पर होता है। यह ठोस कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर मतलब जल्दी से टूटने वाले होते हैं, ठीक है। और इनके गलनांक और क्वथनांक
उच्च होते हैं। ठीक है, चूंकि इनमें आयन गमन के लिए स्वतंत्र नहीं होते, जो इसके आयन होते हैं गमन करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, अतः ये ठोस अवस्था में, जब ये ठोस अवस्था में रहते हैं तो विद्युत रोधी होते हैं। ठोस अवस्था में क्या होते हैं? विद्युत रोधी होते हैं। तथापि गलित अवस्था में जल में घोलने पर आयन गमन के लिए मुक्त हो जाते हैं और वे विद्युत का संचालन करते हैं, जैसे NaCl, KCl। ठीक है, धात्विक ठोस की बात करेंगे। धात्विक ठोस में देखिए क्या हो जाएगा, धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉनों और उनके द्वारा संलग्नित धन आयनों का व्यवस्थित संग्रह होता है। मतलब जो धातुएं होती है ना, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं और क्रिस्टल में सर्वत्र समरूप विस्तारित होते हैं। मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण ही ये विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जैसे Ag, Cu, Au, Fe आदि। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। चलिए 3 के ख की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण है। यद्यपि जो नाइट्रोजन है +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, परंतु यह पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। क्यों? ठीक है, जो हमारा नाइट्रोजन है, ठीक है ना, नाइट्रोजन क्या करता है? +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, परंतु यहाँ पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है? तो नाइट्रोजन अपने ऑक्साइड में +5 ऑक्सीकरण अवस्था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है आपका आंसर, तो क्या हो जाएगा? जो नाइट्रोजन है अपने ऑक्साइड N2O5 में +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कितना? +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, परंतु यह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर NH3 बनाता है। क्या बनाता है? NH3 बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन से कम विद्युत ऋणात्मक होने के कारण इसमें क्या, जो हाइड्रोजन से कम, इसकी जो ऋणात्मकता होती है ना, वो हाइड्रोजन से कम होती है और नाइट्रोजन अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को वितरित नहीं करता है, इसलिए नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। ठीक है, इसी में दूसरा नंबर क्या है? NH3 की क्षारकीय प्रकृति है। जो NH3 है कि प्रकृति क्या है? क्षारकीय है। कैसे सिद्ध करेंगे? ठीक है, तो NH3 की क्षारीय प्रकृति क्या होगी? अमोनिया गैस जल में अत्यधिक विलेय है। जो अमोनिया गैस होती है ना, वो जल में क्या होती है? अत्यधिक विलेय होती है, जो जल में घुलकर OH- आयन बनाती है। जल में घुलकर क्या बनाती है? OH- आयन बनाती है, जिसका जलीय विलयन दुर्बल क्षारीय होता है। दुर्बल क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जिस भी यौगिक में OH- आयन दिख जाए वह क्या होता है? क्षारीय होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जल में घुलकर क्या देता है? OH- आयन देता है। तो किस प्रकार का होगा बताओ आप लोग? क्षारीय होगा। ठीक है, इतना आपको याद आया। अब ध्यान दीजिएगा, जिसका जलीय विलयन दुर्बल क्षारीय होता है, इसके साथ ही यह अम्लों के साथ अभिक्रिया कर अमोनिया लवण बनाता है। ठीक है, अतः यह एक दुर्बल क्षार के रूप में कई धातुओं के जलीय लवणों के विलयनों से उनके हाइड्राइडों को अवक्षेपित करती है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, इसमें जो अभिक्रियाएं दे रखी हैं ध्यान दीजिएगा उसको भी। तो NH3 हमारा क्या है? गैस है, ये +H2O से क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या? NH4+ OH- ठीक है, ये आपका बनाएगा ZnSO4 + 2NH4OH AQ। ठीक है, जब ये क्रिया करे क्या बनाएगा? ZnOH का होल ट्वाइस सॉलिड है +NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, आपके लिए बनाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग आराम से पढ़िएगा, अच्छी तरीके से समझाकर हम आपको जाएंगे। ठीक है, इसमें आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा कि सर ऐसे क्वेश्चन को नहीं बता रहे हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं। देखिए उसका मोटिव हमारा ये है कि ये क्वेश्चन हमने पिछले मॉडल पेपर में आपको करवा रखा है। ठीक है, तो आप लोग पिछले मॉडल पेपर में जा करके क्वेश्चंस को पढ़िए, क्योंकि अगर आप सभी मॉडल पेपर को पढ़ेंगे ना तो आप एग्ज़ाम अच्छी तरीके से क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लिक अम्ल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, आपको उदाहरण देना है। इनके जल अपघटन से क्या उत्पाद प्राप्त होता है? न्यूक्लिक अम्ल क्या है? या एक क्वेश्चन और है, उप संयोजन यौगिकों में
केंद्रीय परमाणु तथा उप संयोजन संख्या को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपको कर लेना है। उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, एक उदाहरण दीजिए। इनके जल अपघटन से क्या उत्पाद प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है और एक उदाहरण आपको देना है। इनके जल अपघटन से क्या उत्पाद प्राप्त होगा, तो ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं, बहुलक हैं, जो एक क्षारक, एक पेंटोस शर्करा तथा एक फास्फेट अर्धांश से मिलकर बनता है। न्यूक्लिक अम्ल जनक से संतति में गुणों के स्थानांतरण के लिए अर्थात आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, पहला डीएनए, दूसरा आरएनए। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्लों आरएनए एवं डीएनए के कोण जल अपघटन से एक पेंटोस शर्करा, फास्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक जिसे क्षारक कहते हैं प्राप्त होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की एक श्रृंखला का सरलतम विवरण नीचे दर्शाया गया है। तो ये एक श्रृंखला है आपकी, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल की। तो आई होप आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 के क की बात करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे ना, तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, हमने आपको बहुत बार करवा रखा है। ठीक है, कोलेराउस के नियम को परिभाषित कीजिए। इससे दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। अब ख नंबर की बात करेंगे। कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश किस प्रकार आता है। जो कोलाइडी कण होते हैं ना, इस पर विद्युत आवेश आपका किस प्रकार आता है। धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित सॉल के एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। किसका किसका, धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित सॉल के एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए, कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश, ध्यान दीजिए, कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश कौन कौन से हैं। तो कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश, कोलाइडी कण धनात्मक या ऋणात्मक आयनों के अधिमान्य अधिशोषण द्वारा धनात्मक या ऋणात्मक आवेश ग्रहण कर लेते हैं। जो कोलाइडी कण होते हैं वो धनात्मक या ऋणात्मक आयनों के अधिमान्य अधिशोषण द्वारा धनात्मक या ऋणात्मक आवेश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ये होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान से समझाएंगे इसको हम। तो जो कोलाइडी कण होते हैं धनात्मक या ऋणात्मक आयनों के अधिमान्य अधिशोषण द्वारा, मतलब जब इसमें धन आयन अधिकता होगी, ऋण आयन की अधिकता होगी, तो इससे क्या होता है कि धनात्मक या ऋणात्मक आवेश जो होते हैं ये ग्रहण कर लेते हैं। तो परिक्षेपण माध्यम में दो या अधिक आयन उपस्थित होने पर, जो परिक्षेपण माध्यम होगा तो इसमें दो या दो से अधिक जो आयन है उपस्थित होने पर कोलाइडी कणों द्वारा आयन का अधिमान्य अधिशोषण होता है, जो कोलाइड में भी उपस्थित होती हैं। ठीक है, उदाहरण तौर पर देखेंगे तो यदि गर्म जल के आधिक्य में FeCl3 मिलाया जाए तो Fe+3 आयनों के अधिशोषण से धन आवेशित जलायोजित फेरिक ऑक्साइड का सॉल्ट बनता है। ठीक, और किंतु यह फेरिक क्लोराइड को, किसको, फेरिक क्लोराइड को NaOH विलयन में मिलाया जाए तो OH- आयनों की अधिशोषण के साथ एक ऋण आवेशित सॉल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो Fe2O3 × X H2O की बात करेंगे, Fe+3, ये आपके दो सॉल्ट बनते हैं। तो धन आवेशित सॉल्ट की बात करेंगे Al2O3 X H2O Cr2O3 + X2 बनाएगा। ठीक है, Sb3 S3 AH2S3 ये ऋणात्मक सॉल्ट आपके बनाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। 4 के ग की बात करेंगे, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, क्या होता है जब, ये आपको केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है। ठीक है, तो क्या होता है जब, ध्यान दीजिएगा, एनिलीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप पर 273 से 268 केल्विन पर क्रिया करती है तो क्या बनेगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या कर रहा है, एनिलीन का ब्रोमीनीकरण होती है, क्या होती है, ये आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एनिलीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप यानी 273 से 268 केल्विन पर अभिक्रिया करके बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, क्या बनाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, और C6H5NH2
NaNO2HCl, ये 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे इसको, तो क्या बनाएगा C6H5n डबल बॉन्ड NCl, ठीक है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आपका बनाएगा, ठीक है। एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करने पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो एनिलीन है इसका हम ये एनिलीन है इसका ब्रोमीनीकरण करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, ये Br यानी 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो 4 के घ की बात करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, आणविक ज्यामिति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए और प्रोटीन की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखना है आपको, ठीक है। तो आणविक ज्यामिति के आधार पर प्रोटीन को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला रेशेदार प्रोटीन, दूसरा गोलीदार प्रोटीन, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तो प्रोटीनों की संरचना क्या हो जाएगी? प्रोटीनों की संरचना एवं आकृति का अध्ययन 4 भिन्न स्तरों पर किया जा सकता है, ठीक है। पहला, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या है? किसी प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्लों के जुड़ने का एक विशिष्ट क्रम प्रोटीन की प्राथमिक 1 डिग्री संरचना कहलाता है, ठीक है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना की बात करेंगे तो किसी प्रोटीन की, ध्यान दीजिएगा, किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना 2 डिग्री संरचना का संबंध उस आकृति से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड, क्या, ध्यान दीजिएगा, क्या, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, श्रृंखला पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। ये संरचनाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला अल्फा हेलिक्स, पहला क्या है? अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा प्लीटेड शीट संरचना, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तीसरे नंबर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रोटीन की तृतीयक संरचना, जो प्रोटीन है उसकी तृतीयक संरचना, प्रोटीन की द्वितीय संरचना में और अधिक वलन के फलस्वरूप तृतीयक संरचना प्राप्त होती है। ये 2 प्रकार की होती हैं, रेशेदार तथा गोलीकार, ठीक है। चलिए प्रोटीन की चतुष्क संरचना की बात करें, किसकी? ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन की चतुष्क संरचना की बात करेंगे तो 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना प्रोटीन उप इकाई कहलाता है। इन उप इकाइयों की परस्पर द्विक स्थान व्यवस्था को प्रोटीन की चतुष्क संरचना कहा जाता है, ठीक है, यह आपके लिए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 क की बात करेंगे। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ग्लूकोज के 1 विलियन में 12 ग्राम ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का कोई 1 विलियन है, 12 ग्राम ग्लूकोज में 100 ग्राम, यानी 12 ग्राम जो ग्लूकोज है वह 100 ग्राम जल में घुला है। कितने में? 100 ग्राम जल में घुला है। तो इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 1 विलयन में 100 ग्राम जल में 12 ग्राम ग्लूकोज घोला जाता है। किसमें? 1 विलयन में 100 ग्राम जल में 12 ग्राम ग्लूकोज घोला जाता है। तब विलयन का क्वथनांक TB 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 373.34 डिग्री केल्विन, केल्विन में डिग्री नहीं लगता है, ठीक है, यानी 34 केल्विन जल के लिए Kb K⁻⁻1 मोल इनवर्स होगा। क्या आप निकालना है, ठीक है। तो T0 कितना है? 100 डिग्री यानी कि 373 केल्विन, और डेल्टा T बराबर करता है KB × W/m × W, यानी कि यहाँ पर एक स्मॉल w होगा, एक कैपिटल W होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट वाला ताप कितना है? 100.34 और -100, ठीक है। KB × 12/180 × 100 × 1000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको भी अच्छी तरीके से समझेंगे और बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? KB बराबर क्या हो जाएगा? 3.34 × 180 × 100 अपान 2 × 1000 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.51 किलो इनवर्स यानी K इनवर्स किलोग्राम मोल इनवर्स आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 ख की बात करेंगे। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से आप लोग पढ़िएगा। सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। किसी अभिक्रिया के 400 K, 600 K तथा 600 K, ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। किसी अभिक्रिया के 400 के तथा 600 के पर यानी 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.02 0.2 सेकेंड इनवर्स था 0.08 सेकेंड इनवर्स है। तो सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए, जहां R बराबर कितना दे रखा है 8.14, ठीक है, और जूल किलो मोल इनवर्स, ठीक है, log 4 का मान भी आपको दे रखा है 0.60, ठीक है। ये आपके लिए सक्रियण ऊर्जा पहले जानेंगे आखिरकार सक्रियण ऊर्जा होती क्या है, उसके बाद आपको क्वेश्चन का भी आंसर बताया जाएगा, ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। मतलब जैसे कोई अभिक्रिया है, उसको हम प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च करेंगे वही उसकी क्या हो जाएगी, सक्रियण ऊर्जा होती है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वीडन के वैज्ञानिक आर्हेनियस ने किया था। सक्रियण ऊर्जा को प्रायः EA से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक किलोजूल या किलो कैलोरी प्रति मोल होता है, ठीक है। दो भिन्न भिन्न तापों पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक K1 K2 हो तो log 10 बराबर K1/K2 बराबर EA/2.303 R इंटू 1/T2 माइनस 1/T1। K1 बराबर क्या हो जाएगा, T1 पर वेग स्थिरांक, K2 बराबर ताप T2 पर वेग स्थिरांक, EA बराबर सक्रियण ऊर्जा जूल मोल इनवर्स, R बराबर गैस स्थिरांक 8.314 जूल केल्विन के इनवर्स मोल इनवर्स। T1 का मान 400, T2 मान 600, K2 का मान 0.08 सेकेंड। तो सारे मान को इसमें हम पुटअप करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब इसमें हम पुटअप करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका समीकरण बनेगा। यहाँ से हम EA का मान निकाल रहे हैं, तो EA का मान यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। EA बराबर कितना आ जाएगा, 13.84 किलो जूल प्रति मोल, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक। चलिए 5 ग की बात करेंगे। तो संक्रमण दाब संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय गुणों, रंगीन आयनों का बनना तथा संकुल आयनों का बनना आदि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये आपको हमने क्वेश्चन बहुत बार बता रखा है, पिछले मॉडल पेपर में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित उपसंयोजन युग्मों के IUPAC नाम लिखिए। पहला K3FeC2O4 का होल थ्राइस, AgNH3 का होल ट्वाइस, AgCN का होल ट्वाइस, ठीक है। तो पहले का क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो आयरन थर्ड, और इसका क्या हो जाएगा, डाई एमीन सिल्वर। देखिए एमीन कितने हैं, 2 हैं, तो डाई अमीन, ठीक है। सिल्वर फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट पर आ रहा है सिल्वर फर्स्ट, और डाई साइनो, देखिए इसको 2 आएगा, डाई साइनो अर्जेंटेनो यानी अर्जेंटेट फर्स्ट, ठीक है। ऐसे इस तरीके से बनता है। बी नंबर की बात करेंगे। उप संयोजन यौगिकों में संरचनात्मक समावयवता कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक समावयवों के रासायनिक सूत्र लिखिए, ठीक है। ये आपको बताना है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। 6 का क की बात करेंगे। ए में देखेंगे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था 2, 3, 4 और 5 के ऑक्साइडों के नाम और सूत्र लिखिए। तो 2, 3, 4, 5 2 की करेंगे तो NO बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। 3 की बात करेंगे तो 3 में क्या बनेगा, N2O3 यानी डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। अब आप पूछेंगे ये कैसे बन रहा है सर, आप इसका बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, जो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है 2, 3, 4, 5, ये सब ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अगर 2 लेंगे तो ऑक्सीजन कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NO, उसका 3 लेंगे तो N2O3 हो जाएगा। अगर 4 लेंगे तो NO2 हो जाएगा, और अगर 5 लेंगे तो N2O5, ठीक है। जिसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। किसका, अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। अमोनिया किन्हीं 2 अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको हमने बहुत बार बता रखा है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। क्या होता है, ओनली आपको रिएक्शन देना है। तो पहला Cu को गर्म एवं सांद्र HNO3 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा, ठंडे तथा तनु NaOH विलयन के साथ में Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनेगा। तो पहला देखेंगे, Cu गर्म एवं सांद्र HNO3 के साथ गर्म करने पर CuNO3 का होल ट्वाइस तथा NO2 गैस बनती है,
तो ध्यान दीजिएगा ये आपका बन जाएगा। उसके बाद बी नंबर की बात करेंगे तो बी नंबर में ठंडे तथा तनु NaOH विलयन में Cl2 गैस प्रवाहित करने पर NaClO तथा NaCl बनता है। 2NaOH प्लस Cl2 जब ये क्रिया करेगा तो NaClO प्लस NaCl प्लस H2O आपका बनेगा। ठीक है, निम्नलिखित पर टिप्पणी की बात करेंगे तो ल्यूकास अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, काल्वे अभिक्रिया, इस पर आपको टिप्पणी करना है। ठीक है, ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 7 के क की बात करेंगे तो निम्नलिखित यौगिकों का यूपीएससी में नाम लिखिए। पहला देखिए CH3 का होल थ्राइस C सिंगल बॉन्ड CH2Br, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल प्रोपेन। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। दूसरा नंबर CH3Cl, ठीक है, CH2 CHO, तो 3 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेनल फर्स्ट। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 के ख की बात करेंगे तो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला क्रॉस एल्डोल संघनन, दूसरा कैनिजारो अभिक्रिया, तीसरा एल्डोल संघनन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।